हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे उपन्यास गुनाहों की देवता की, जिसकी राइटर धर्मवीर भारती जी हैं। यह उपन्यास 1949 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास में मुख्य तौर पर 3 पात्र हैं, जिसमें मिस्टर कपूर यानी चंदर, सुधा तथा विनती। इस उपन्यास की अधिकांश घटनाएं इलाहाबाद के आसपास की हैं। चलिए शुरू करते उपन्यास हम। सुधा के पिता का नाम डॉक्टर शुक्ला था, जो एक प्रोफेसर थे। सुधा की माता का देहांत हो चुका था। चंदर डॉक्टर शुक्ला के शिष्य थे और डॉक्टर शुक्ला उनको काफ़ी मानते थे तथा अपने पुत्र समान उनको दर्जा देते थे। चंदर डॉक्टर शुक्ला के साथ अक्सर रहते थे और उनके घर आना जाना लगा रहता था। विनती सुधा की बुआ की लड़की थी, जो गांव में रहती थी अपनी माँ के पास, और उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। चंदर और सुधा के रिश्ते की बात करें तो उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था। सुधा अक्सर चंदर पर हुक्म जताती थी, प्यार जताती और दुख सुख में साथ देती। वह चंदर को बहुत प्यार करती थी, पर उनके प्यार में वह पवित्रता और सम्मान था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत केयर करते थे। उपन्यास के अन्य पात्र की बात करें तो पम्मी, जो कि एक ईसाई लड़की थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया था और अपने भाई के साथ रहा करती थी। इसके अलावा जो तीसरा पांचवा पात्र है, यानी कि अन्य पात्र में गेसु, जो कि सुधा की बहुत अच्छी दोस्त थी और सलाहकार भी। वो दोनों साथ में ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। इसके अलावा एक पात्र और है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊँगी। आगे चलते हैं कि उपन्यास की शुरुआत होती है जहाँ चंदर कॉलेज में होते हैं और सुधा के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि सुधा को कुछ पोएट्री की बुक्स चाहिए थी। उसे पोएट्री पढ़ना बहुत पसंद था। सुधा कॉलेज में आकर पोएट्री की बुक ले जाती है, साथ में चंदर भी जाता है। घर पे जाते ही सुधा चंदर को चाय लाकर देती है, जिसमें चाय के नाम पे बस दूध था और हल्की चाय पत्ती। चंदर खिंच जाता है और सुधा को देखते हुए बोलता है, यह चाय है? और फिर वो हंसने लगती है। वो बोलती है कि पढ़ने वाले लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर सुधा अपने सारे काम चंदर से कराया करती थी, और अगर काम ना हो पाए तो चंदर पे गुस्सा करती और फिर चंदर उसे मनाता। एक बार सुधा कहीं बाहर चली गई थी। चंदर से बिना पूछे वो बाहर चली गई थी, तो उसने सुधा को बहुत डांटा था। उस दिन के बाद सुधा बिना चंदर से पूछे कहीं नहीं जाती। सुधा ने चंदर को बताया कि पापा ने एक निबंध टाइप कराने को दिया था, जिसके लिए उसे किसी के घर पे जाना था। चंदर जब उस घर पे निबंध टाइप कराने को पहुंचता, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात पम्मी से होती है, जो कि अपने भाई के साथ अकेले रहती थी। वह अपने आप को समाज से बिल्कुल अलग रख कर चल रही थी। वहाँ पर जाने के बाद चंदर और पम्मी की दोस्ती हो गई। चंदर कभी कभी उसके घर चला जाया करता था पम्मी से मिलने। चंदर को मूवी और ड्रामा देखने का बहुत शौक था। जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वह अक्सर सुधा से पैसे लेकर मूवी देखने जाया करता था। उस दिन भी जब उसका मन हुआ मूवी देखने का, तो उसने सुधा को ले जाने की सोची, पर सुधा के एग्ज़ाम्स थे, इसलिए उसे नहीं ले गया और वो पम्मी के घर चला गया, जहाँ उसने पम्मी को मूवी जाने की बात बोली और वह तैयार हो गई। दोनों मूवी को आधे में ही छोड़कर चले आए। बाद में पम्मी उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले गई और एक बीच के किनारे ले जाकर साथ बिठा लिया और उससे बहुत सारी बातें करके अपने करीब लाने का प्रयास किया, और फिर बीच में ही उठकर चल दी। चंदर जैसे ठिठक कर रह गया था। घर पे आकर उसने ये सारी बातें सुधा को बताया। तब तक बिनती भी आ गई थी बुआ जी के साथ। बिनती हेल्दी सी और एक सुंदर लड़की थी। जब चंदर ने दोनों को ये बातें बताई तो दोनों ही ज़ोर से हंसने लगी, और उस दिन के बाद चंदर से उस बात पे मजाक भी कर लेती। बिनती को बुआ जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसको अक्सर मारा पीटा करती थी। साथ ही वह छुआछूत में बहुत विश्वास रखती थी। कोई नीची कास्ट का छू ना जाए, और अगर गलती से छू जाए तो तुरंत अपने आप को साफ करने लग जाती और नहाने लग जाती थी। साथ ही बात करें गेसु की। गेसु सुधा की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसे शायरी करना बहुत पसंद था। अक्सर वो और गेसु
कॉलेज में मस्ती करते और साथ में समय बिताते। गेसु ने सुधा को बताया था कि उसकी शादी तय हो गई है और जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। साथ ही जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी वह उस लड़के को बहुत पसंद करती थी। बुआ जी जब बिनती को लेकर आई थी तब बिनती के ससुर भी आए थे बिनती को देखने के लिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिनती की शादी तय हो गई थी और वो यहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई थी, पर उसकी शादी होने से पहले ही बुआ जी ने डॉक्टर शुक्ला के कान में सुधा की शादी की बात कर दी और डॉक्टर शुक्ला इस बात के लिए राजी हो गए। हालांकि सुधा अक्सर कहती थी कि वह शादी नहीं करेगी और अपने पापा और चंदर के साथ रहेगी, पर उसकी एक ना चली। उसके पापा ने उसकी शादी के लिए लड़का देख लिया था और अब बस सुधा को लड़के की फ़ोटो दिखानी थी। यह काम बिनती ने चंदर को सौंपा। चंदर के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई हो सुधा की शादी की बात सुनकर, पर उसने कैसे भी हिम्मत करके सुधा को वो तस्वीर दिखाई। सुधा को जब यह बात पता चली तब वह बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दुखी हो गई। उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, पर चंदर ने उसको बहुत समझाया, अपने दिल पे पत्थर रखकर। सुधा उस दिन बहुत रोई और उस दिन के बाद ना चंदर खुश दिखाई दिया और ना ही सुधा। शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। सारा काम चंदर को सौंपा गया था। जो चंदर उसे बहुत प्यार करता था आज वही उसकी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। सुधा भी जैसे मुरझाने सी लगी थी, सूख कर कांटा होने लगी। उसने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ चंदर के कहने पर की थी। शादी से पहले उसने चंदर को अपने हाथों से आखिरी बार खाना खिलाया और बोला, खा लो चंदर, क्या पता ये पल कभी फिर आए या ना आए। दोनों की आंखों में उस समय आंसू थे। शादी वाले दिन सुधा जब तैयार होकर आती है तो चंदर को जैसे कांटा चुभ रहा होता है। सुधा अभी भी चंदर की तरफ देख रही होती है और वह सोचती है कि शायद अब चंदर इस शादी को रोक दे, पर शादी हो जाती है। जब ससुराल जाने का समय हुआ तो चंदर छत पे लेटा था। उसने सामने सुधा को देखा जो शादी के जोड़े में उसके सामने खड़ी थी। उसकी तो जैसे दुनिया ही घूम गई हो। सुधा ने उसके पैरों पर थोड़ा सिंदूर और फूल चढ़ाकर अपने माथे से उस फूल और सिंदूर को लगा लिया और उसको अपने पल्लू में बांधकर विदा हो चली। उसने जाने से पहले चंदर से बोला था कि मुझे खत लिखते रहना। भले ही सुधा का जिस्म उसके पति के पास था, पर उसका मन और उसकी आत्मा चंदर में बसती थी। उसके मन में चंदर को लेकर कोई गलत भावना नहीं थी। वो उसको देवता के समान पूजती थी। सुधा के जाने के बाद चंदर जैसे टूट सा गया था। उसको हर वक्त सुधा की याद आती। जब वो सुधा को याद करता तो बिनती से मिला था। कई बार सुधा ने खत लिखा और चंदर ने रिप्लाई दिया, पर बाद में उसने रिप्लाई देना यानी कि खत का जवाब देना बंद कर दिया और उसे सुधा से जलन होने लगी थी। उसे ऐसा लगता कि शायद वो उसके बिना खुश है। उसके बाद वो पम्मी के पास जाने लगा। काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी उनकी, पर फिर भी उसको सुधा की याद आती ही थी। उसके अंदर क्रोध और जेलसी की भावना उत्पन्न हो गई थी। बीच में जब सुधा वापस आई तो जैसे चंदर बदल सा गया था। उसे सुधा को देखकर कोई खुशी नहीं हुई थी, पर सुधा को ऐसा लगा कि शायद चंदर उसे देखकर खुश हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। दूरियां बढ़ती गई। दूसरी बार जब सुधा वापस आई अपने पति के साथ मायके तो कैलाश की एब्सेंट में। कैलाश की बात करें तो जो सुधा की शादी हुई थी वो कैलाश से हुई थी। तो जब कैलाश की एब्सेंट में यानी कि कैलाश कहीं बाहर चला जाता है कुछ दिनों के लिए तो चंदर उससे संबंध स्थापित करने को बोलता है, तो सुधा उससे इनकार कर देती है और बोलती है कि इस जीवन पर और इस शरीर पे सिर्फ मेरे पति का हक है। साथ ही सुधा स्तब्ध रह जाती है इस वाक्य की बात। फिर वो वापस लौट जाती है। बाद में चंदर को बहुत आत्मग्लानि होती है और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह पम्मी से अलग होने लगता है। ये सब देखकर पम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पति के पास वापस लौट जाती है। चंदर बिल्कुल अकेला हो जाता है। इधर बिनती की शादी भी टूट जाती है और डॉक्टर शुक्ला उसको अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। अब चंदर और नौकरों के अलावा कोई नहीं था उस घर में।
उधर सुधा ने भी खाना पीना कम कर दिया और पूजा पाठ में अपना समय बिताना शुरू कर दिया था। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। हालांकि उसका पति कैलाश बहुत अच्छा था, उसका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन जब चंदर घर पे था तब गेसु उससे मिलने आई। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बात करने पर पता चला कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसे उसकी बहन पसंद थी और उसने उसकी बहन से शादी कर ली। जब चंदर को ये बात पता चली तो उसे काफ़ी हैरानी हुई। उसने गेसु से पूछा कि क्या तुम्हें उस इंसान पे गुस्सा नहीं आता? तो गेसु ने बोला कि नहीं, मैंने उनसे प्यार किया था और ज़रूरी नहीं कि वो भी मुझसे प्यार करें। हम यहाँ नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, जन्नत में ज़रूर मिलेंगे। और वो वहाँ से चली गई। चंदर को उस समय सुधा की बहुत याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया है उसके साथ। जिस प्यार को वो पूजा करते थे उसी को उसने नष्ट करने की सोची। वह आत्मग्लानि से भर गया और अपने आप को बहुत कोसने लगा। दूसरी बार जब सुधा अपने पति के साथ आई तो चंदर उसे स्टेशन लेने गया और फिर दोनों में बातचीत हुई। सुधा ने चंदर को माफ़ कर दिया था और कुछ दिनों तक दोनों फिर से वही पुराने वाले दिन की तरह साथ रहे। उसके बाद सुधा चली गई। उसे अपने पति के साथ दिल्ली जाना था। सुधा जब ससुराल चली गई थी तब चंदर को डॉक्टर की उपाधि मिली थी, पर उसे इस बात की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि जब सुधा उसके साथ थी तो वह बोलती थी कि मैं अपना नया गाउन पहनकर तुम्हारे इस खुशी में शामिल होंगी और फ़ोटो खिंचवाऊंगी। पर ये सब धरा रह गया। सुधा जब दिल्ली गई तो उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई क्योंकि उसका गर्भपात हुआ था। साथ ही वह खुद भी जीने की जो इच्छा थी ख़त्म कर चुकी थी। वह पहले से ही बहुत कमज़ोर थी और गर्भपात के बाद तो जैसे बचने की उम्मीद ही नहीं बची। डॉक्टर शुक्ला ने चंदर को तार भेजकर फ़ौरन दिल्ली बुलाया। चंदर जब वहाँ पहुँचा तो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। बिनती और डॉक्टर शुक्ला का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसने जब सुधा की हालत देखी जो दर्द से काफ़ी तड़प रही थी, उस समय भी वह चंदर को ही याद कर रही थी। आखिर ऐसा समय आया जब सुधा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और जाने से पहले उसने बिनती से कहा कि चंदर का पैर छूकर मेरे माथे पर लगा दे, क्योंकि वह झुक नहीं सकती थी। चंदर सुधा की अस्थियों को जल में प्रवाहित किया और बिनती को अपना लेता है और उपन्यास यहीं समाप्त हो जाता है। बात करें यहाँ पे चंदर की तो उस पे डॉक्टर शुक्ला का इतना विश्वास था कि वह उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। साथ ही यहाँ पे जात पात की कुछ कुप्रथाएं भी दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से उसने अपनी इस बात को डॉक्टर शुक्ला के सामने नहीं रखा। तो फिलहाल के लिए इतना ही और उपन्यास यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उपन्यास की जो कथा कौशल है वो अत्यंत सफल रही है। धन्यवाद।